नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्राएली संसद को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमास के खिलाफ भारत इसराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल की संसद किनेसेट को संबोधित करते हुए कहा है कि हमास के खिलाफ भारत इसराइल के साथ खड़ा है। वह इसराइली संसद में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किनेसेट में कहा कि मोदी सिर्फ एक अच्छे दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह हैं। किनेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए हिंदी में कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यरूशलेम में आपका स्वागत है, किनेसेट में आपका स्वागत है। उन्होंने मोदी को हमारे समय के महान नेता बताया और कहा कि भारत और इसराइल के बीच गहरी दोस्ती है। यह प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल की दूसरी आधिकारिक यात्रा है। वे 25 और 26 फरवरी को इसराइल में रहेंगे। यात्रा के दौरान वे नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मिलेंगे और भारतीय समुदाय से भी बात करेंगे। किनेसेट को भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाया गया, जो पीएम मोदी के सम्मान में किया गया। दोनों देश रक्षा, तकनीक, कृषि और व्यापार में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह यात्रा भारत और इसराइल के मजबूत रिश्ते को और गहरा बनाने वाली है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर यूएस के दावों को बताया बड़ा झूठ। ईरान के विदेश मंत्री बोले, ट्रंप के तेहरान विरोधी रवैये के पीछे इजरायली लॉबी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हवाई हमलों, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करते हुए कहा कि हमले के बाद ईरान को हथियार कार्यक्रम दोबारा शुरू न करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह फिर से अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, पर उसने यह वादा नहीं किया कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने ईरान को नंबर 1 आतंक प्रायोजक देश बताते हुए कहा कि अमेरिका उसे परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि उनकी प्राथमिकता कूटनीति से समाधान निकालना है। बता दें कि दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है और अगली वार्ता जिनेवा में होनी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को बड़ा झूठ बताया है, जिनमें कहा गया था कि तेहरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान के पास अमेरिका को निशाना बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमले की स्थिति में वह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से शुरू हुई, जब अमेरिका समर्थित शाह को हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तब से अमेरिका ने तख्ता पलट की कोशिशें की, सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ 8 साल के युद्ध में समर्थन दिया और लगातार प्रतिबंध लगाए। अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी नीतियां गलत फहमियों और इस्राएली लॉबी के प्रभाव पर आधारित हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर ट्रंप समेत अमेरिकी नेतृत्व सम्मानजनक रवैया अपनाए तो रिश्ते सुधर सकते हैं। यह बयान तब आया है जब तेहरान और वाशिंगटन जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता से अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के तीसरे दौर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दबाव की नीति से तनाव ही बढ़ेगा। हिमाचल में दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री का आरोप, बिना वारंट मिडनाइट रेड की गई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सोलन जिले में दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों को हिरासत में लिया है। राज्य पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस बिना पूर्व सूचना अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी के लिए आई थी, जबकि नियमों के तहत स्थानीय पुलिस को पहले जानकारी देना जरूरी होता है। बताया गया कि दिल्ली पुलिस शिमला से 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर ला रही थी, जिन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए थे। इस मामले में अब तक 8 से अधिक यूथ कांग्रेस के सदस्यों, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शामिल हैं, को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल सदन में मिडनाइट रेड की। मैं खुद हिमाचल सदन में मौजूद था जब यह घटना हुई। मेरे साथी विधायक सुरेश कुमार ने मुझे सूचित किया कि दिल्ली पुलिस की टीम ने परिसर में छापेमारी की है। मैं हैरान था। हमारे रेजिडेंट कमिश्नर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं इसकी निंदा करता हूं।
उन्होंने आगे कहा कि यह रेड दुर्भाग्यपूर्ण थी और बिना किसी वारंट के की गई। यह गलत है और संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन से रिश्तों पर मांगी माफी, माना कि उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ अफेयर थे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से अपने रिश्तों को लेकर गेट्स फाउंडेशन के कर्मचारियों से माफी मांगी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की 25 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक टाउन हॉल मीटिंग में गेट्स ने माना कि उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ अफेयर थे, जिनका खुलासा एप्स्टीन ने किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और एप्स्टीन की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स में ईमेल, फोटो और अन्य दस्तावेज सामने आए हैं। बिल गेट्स ने कहा कि एप्स्टीन के साथ समय बिताना उनकी बड़ी गलती थी और इससे फाउंडेशन की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2011 में उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी और 2013 में पत्नी मेलिंडा की चिंता के बावजूद उन्होंने संपर्क जारी रखा। उन्होंने फाउंडेशन से जुड़े लोगों से भी माफी मांगी। ईडी ने अनिल अंबानी की 3,716 करोड़ की पाली हिल प्रॉपर्टी अटैच की। सीपीआई की एफआईआर के आधार पर एक्शन। ईडी ने 25 फरवरी को अनिल अंबानी से जुड़ी मुंबई के पाली हिल स्थित 3,716.83 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक फ्रॉड केस में प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया है। इसके साथ ही समूह की अटैच की गई कुल संपत्ति 15,700 करोड़ से अधिक हो गई है। इससे पहले ईडी ने अबोट नाम की प्रॉपर्टी का 473.17 करोड़ का हिस्सा भी अटैच किया था। यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई। आरोप है कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों पर घरेलू और विदेशी बैंकों का कुल 40,185 करोड़ बकाया है। ईडी के मुताबिक पाली हिल की प्रॉपर्टी को राइस ई ट्रस्ट में ट्रांसफर किया गया, जो अंबानी परिवार का निजी ट्रस्ट है, ताकि इसे व्यक्तिगत देनदारियों और बैंकों की रिकवरी से बचाया जा सके। एजेंसी का कहना है कि यह संपत्ति परिवार के लाभ के लिए रखी गई थी, न कि उन परेशान सरकारी बैंकों के लिए जिनके लोन एनपीए बन गए थे, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अमेरिका ने भारतीय सोलर पैनल पर 126% ड्यूटी लगाई। इस फैसले से भारतीय कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक गिरे। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल्स पर 126% की प्रारंभिक काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी लगा दी है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के तहत यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने लिया। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार सोलर कंपनियों को भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे वे अमेरिकी बाजार में सस्ते दाम पर सामान बेच रही हैं। इसी तरह इंडोनेशिया पर 86 से 143% और लाओस पर 81% ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि चीन पर पहले से ऊंची ड्यूटी के बाद एशियाई देशों से आयात बढ़ा था। भारत से अमेरिका को सोलर निर्यात 2022 के 8.4 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 79.26 करोड़ डॉलर हो गया। भारत की सोलर उत्पादन क्षमता 160 गीगावाट से ज्यादा है, जबकि घरेलू मांग 40 से 45 गीगावाट है। इस फैसले से भारतीय कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक गिरे। कहा जा रहा है कि यह कदम भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत पर भी असर डाल सकता है। गजा नरसंहार पर प्रियंका गांधी बोली तो भड़की बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता का प्रियंका पर व्यक्तिगत हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इस्राइल यात्रा को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर गजा में हो रही हिंसा का मुद्दा उठाते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस्राएली संसद में अपने संबोधन के दौरान निर्दोष लोगों की मौत का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका पर सिलेक्टिव आक्रोश का आरोप लगाया और 7 अक्टूबर को हमास के हमले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को घेरा। गौरव भाटिया ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता पर व्यक्तिगत हमला बोला और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति की फीमेल गजनी करार दिया। 2008 की फिल्म गजनी के थोड़े समय के लिए याददाश्त खोने वाले किरदार से तुलना करते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी गजा पर तो बोल रही हैं, लेकिन इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज कर रही हैं। गौरव भाटिया ने प्रियंका की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें उनके बैग पर पैलेस्टीन लिखा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि संसद में पैलेस्टीन बैग लेकर जाना आसान है, लेकिन 7 अक्टूबर को 1200 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या, महिलाओं के अपहरण और दुष्कर्म की निंदा करने का नैतिक साहस प्रियंका गांधी में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी गांधी उपनाम रखने से साहस और दृढ़ता नहीं आ सकती और ऐसे मामलों में वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है।
2 दिवसीय दौरे पर इस्राइल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर किया स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जहां उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद रहीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इस्राएली संसद को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान वे इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देश भारत और इस्राइल की रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और रक्षा, व्यापार व अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। सरकार का कहना है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पोती गई काली स्याही। एफआईआर दर्ज की गई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, उठे सवाल। एबीवीपी और यूथ कांग्रेस पर अलग रवैया क्यों? शीतल सिंह। एबीवीपी ने मंगलवार को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में कथित राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समर्थित छात्र समूह स्पार्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के विभाजन और भारतीय सेना के खिलाफ माहौल बना रहा था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी की नेम प्लेट पर काली स्याही पोती और इसे भारत को बांटने की साजिश बताया। पोस्टर में 23 और 24 फरवरी 1991 की कुनान पोशपोरा घटना का जिक्र था। वहीं यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि उसने ऐसे किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और यह कार्यक्रम हुआ ही नहीं। यूनिवर्सिटी के अनुसार करीब 20 लोग जबरन कैंपस में घुसे, नारेबाजी की, तोड़फोड़ की, कुछ गार्ड व छात्रों से धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह ने बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 24 फरवरी 2026 को हुई घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कश्मीर की एक पुरानी घटना पर आधारित डिबेट के विरोध में यूनिवर्सिटी का बोर्ड तोड़ा, काली स्याही पोती और छात्रों व सुरक्षा गार्डों से मारपीट की। पुलिस ने 18 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अवैध जमावड़ा, घुसपैठ और तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी ने शिकायत की लेकिन सामान्य कार्रवाई दिखी। राष्ट्रीय चैनलों में यह खबर टिकर तक पर नहीं दिखी। शीतल सिंह ने इसकी तुलना 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से की, जिसमें शर्टलेस विरोध के बाद 10 लोगों को डिटेन और 8 को गिरफ्तार किया गया। इनमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। उन पर दंगा जैसी गैर जमानती धाराएं लगाई गई। शीतल सिंह ने सवाल उठाया कि दोनों घटनाओं में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस और राष्ट्रीय चैनलों का रवैया अलग अलग क्यों दिखता है? पीएम मोदी की इस्राइल यात्रा पर पवन खेड़ा का तीखा हमला। खेड़ा बोले, कहना गलत नहीं होगा कि एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। पवन खेड़ा ने समझाई एप्स्टीन फाइल्स की क्रोनोलॉजी। यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इस्राइल में नाचे और गाए मोदी। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को बताया रोबोट प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एप्स्टीन फाइल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल की यात्रा पर हैं। वे पहली बार 2017 में इस्राइल गए थे। हालांकि वे गए थे, भेजे गए थे या भिजवाए गए थे, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब जिस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल गए हैं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमारे पुराने साथी ईरान पर हमला कर सकता है। पवन खेड़ा ने कहा कि इससे पहले वे धमकियों से डरकर रूस और ईरान से तेल बंद कर चुके हैं। अब ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल की तरफ बढ़ रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि इस्राइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति हमेशा से 2 राष्ट्र के सिद्धांत की रही है, लेकिन अमेरिका इस्राइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दशा और दिशा बदल दी। जेफरी एप्स्टीन आम लोगों के लिए एक नामी यौन अपराधी है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए एक नायक है। मरने के बाद भी जेफरी एप्स्टीन मोदी सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों में जिंदा है। कहना गलत नहीं होगा कि एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि हाल ही में मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बचपन में एक रोबोट बनाया था, जिसके लिए मुझे मेडल भी मिला था। यही बात ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन भी कहता है कि हमने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है।
4 जनवरी 2017 को हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन को मेल भेजते हुए कहते हैं कि मुझे मिलना है और आखिर में 6 जनवरी को मीटिंग तय होती है। इसके तुरंत बाद एप्स्टीन एक अन्य व्यक्ति दीपक चोपड़ा को मेल करता है और अनिल अंबानी के बारे में पूछता है। आखिर में एप्स्टीन और अनिल अंबानी की 21 फरवरी 2017 को मुलाकात होती है। अब सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर एप्स्टीन किसी और की मदद लेकर अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स की क्रोनोलॉजी समझिए। 23 फरवरी 2017 जेफरी एप्स्टीन अपने मेल में अनिल अंबानी का परिचय इस्राएल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक से करवाता है। 2 मार्च 2017 अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह मांगते हैं। जेफरी एप्स्टीन मेल में पूछता है कि ये बताइए कि आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं। अनिल अंबानी जवाब में लिखते हैं भारत का पूरा पासार, जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन कहता है कि मैं आपको अंदर की खबर लाकर देता हूँ। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक को मेल भेजकर पूछता है कि अमेरिका के रक्षा मामलों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अनिल अंबानी को रिपोर्ट करना था और शायद अनिल अंबानी को भी यहाँ किसी को रिपोर्ट करना होगा। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि 15 से 18 मई 2017 को फिलिस्तीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे। ये बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू, एहूद बाराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप सिंह पुरी से जाहिर की। इसके बाद 25 और 26 जून 2017 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और फिर 4 से 6 जुलाई 2017 को इस्राएल गए। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन जबौर वाई को लिखता है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. यानी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इस्राएल में नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, यह काम कर गया। खेड़ा ने अंत में कहा कि ये सब देखकर यही समझ आता है कि जब रोबोट प्रधानमंत्री का कंट्रोल ही गलत हाथों में होगा तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे तय होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.